जैसे भैया कि अभी कोचिंग है तो जानते हो, वो तो रील के दम पे टिकी है, बाकी उनका कंटेंट उठा के देख लो तो आदमी कहेगा क्या फालतू कंटेंट है। ये फैक्ट है। आजकल कोचिंग वालों ने एक नया ड्रामा शुरू किया है, बहुत सारी कोचिंग वालों ने, और बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि अक्सर जो कोचिंग से जुड़े होते हैं वो नहीं बोलते हैं। एक नया ड्रामा चला है डेली आंसर राइटिंग, बहुत सुनने में आता है आजकल, और बहुत बच्चे नए नए जो रहते हैं वो तो जुटे रहते हैं। हाँ। कोचिंग वाले क्या करते हैं कि आप डिमोटिवेट ना हो, कोचिंग कॉपी ऐसी चेक करते हैं कि अच्छा लिखा है, विषय वस्तु पर समझ अच्छी है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। प्रीवियस क्वेश्चन से समझना है पैटर्न, रटना नहीं है। वो तो आप उसके नोट्स तो ऑलरेडी बनाओगे ना। एकदम जो भी एकदम नेचुरल वही बता रहे हैं आपके जीवन में। आप एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं, ऐसा कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही छात्र बोल सकता है इतना बेबाक तरीके से? मैं सही बताऊं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कई कोचिंग से जानता हूँ, मतलब वो अपने कंटेंट को ऐसे छुपाते हैं कि मतलब जैसे भाई आपकी, अरे आप नहीं दोगे दूसरे के पास में, दूसरे के पास इतना ही तो यार पढ़ना है पीछे, तो हमको पूरा घोल के नहीं पीना लगता है। तो हमने बस ज़्यादा से ज़्यादा कितना जोग्राफी के लिए ये है कि महेश वर्णमाल तो कोई गलती से ना पढ़े, बहुत उठा लेते हैं जूनियर्स, मैंने देखा है, कोई मतलब नहीं यार। वो साल से एक चीज़ और है कि मेंस का पैटर्न चेंज हो रहा है, पीसीएस का थोड़ा सा यूपीएससी पे आ गए हैं, वो थोड़ा यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं। पॉलिटी के लिए, पॉलिटी के लिए तो आप लक्ष्मीकांत से नोट बना लो शॉर्ट, या परीक्षा वाणी अच्छी है, परीक्षा, फिर जो बेसिक बुक्स हैं वही उठाओ, उन्हीं से सिलेक्शन आज भी होता है। वही एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी पीसीएस में जरूरत तो नहीं है, कम से कम फिर बात नहीं थी। एक परफेक्ट शॉर्ट नोट चाहिए आपको हर कीमत पे, हर कीमत पे। अगर आपको पीसीएस निकालना है, किसी से कोचिंग नहीं किया, बिना कोचिंग की तैयारी की, कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन किया आपने? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ इस समय यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा में बीडीओ की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए मोहित राजपूत सिंह सर हैं, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियर भी हैं। 2012 बैच से लेकर के 2014 बैच तक आपका बीए कंप्लीट हुआ है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने लाइब्रेरी में नौकरी भी की है। उसके बाद आप यूपी पीसीएस 2023 में डिप्टी जेलर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए, और अब आके 2024 के यूपी पीसीएस में आपका बीडीओ की पोस्ट पे सिलेक्शन हुए। तो सबसे पहले आपको भैया बहुत ढेर सारी बधाई। तो एक तरह से बड़ी हर्ष की भी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार का कोई अगर सदस्य किसी भी परीक्षा में चयनित होता है तो विश्वविद्यालय बहुत खुशी, मतलब लहर दौड़ पड़ती है कि हमारे सीनियर सेलेक्ट हुए हैं। तो कैसी रही पूरी सफलता की जर्नी, क्या रही, मतलब कैसा लग रहा है अभी? थोड़ा ठीक लग रहा है पहले से, क्योंकि पिछली बार जैसे देखा जाए तो लास्ट प्रेफरेंस मिला था, तो ये था कि चलो सेलेक्ट हो गए, लेकिन लग रहा था कि नहीं कुछ और बेहतर हो। हालांकि अभी भी ये कह सकते हैं कि थोड़ी खुशी थोड़ी गम वाला सीन है कि मिल तो गया, लेकिन अभी एसडीएम रह गया है। तो लेकिन हाँ, पहले से बहुत अच्छी कंडीशन है, तो अभी फिर से दूंगा इस बार एसडीएम। अच्छा, आपने 25 का जो है मेंस भी दिया है अभी? हाँ, 25 का मैंने मेंस दिया है। अच्छा, मेंस देते ही तभी तो आप मतलब 4-5 दिन में आइसोलेट थे एकदम से पूरा? अच्छे से मेंस गया आपका? हाँ, मेंस सही गया है, बहुत अच्छा गया है। हाँ। इंटरव्यू कॉलिंग हो सकती है इस बार? उम्मीद तो है, उम्मीद है। बाकी तो मतलब मेंस अच्छा गया, मतलब 23, 24, 25 लगातार 3 प्रीलिम्स और 3 मेंस और 2 इंटरव्यू में सेलेक्ट भी, क्वालिफाई। तो एक तरीके से इंटरव्यू बहुत शानदार रहने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, 2-3 स्टेज पे इंटरव्यू रहेगा। सबसे पहले आपके एकेडमिक जीवन पे रहेगा, कैसे आपने क्या संघर्ष किया। दूसरा इंटरव्यू का स्टेज है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। तीसरे पे रहेगा मेंस का क्या अप्रोच रहना चाहिए। चौथे पे रहेगा जो बिगिनर्स हैं वो क्या करें। पाँचवें पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो क्या करें। मतलब इस तरीके से आपका पूरा इंटरव्यू का हमारा फेज रहेगा। तो सबसे पहले आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा, उसके विषय में बच्चों को बताइए। देखिए, परिवार में तो पिताजी जो है किसान ही है, माताजी भी जो है हाउसवाइफ हैं। हाँ, मेरे जो है बड़े पापा जो हैं वो जो है जिला कृषि अधिकारी रहे हैं, तो हाँ थोड़ा आइडिया था जो है सिविल सर्विस का स्टार्टिंग से ही। और मेरा जो कज़िन है वो भी आईआरएस हुआ है। अच्छा। हाँ, तो ये था कि मतलब स्टार्टिंग से आइडिया तो चल गया था लगभग हाई स्कूल के आसपास कि सिविल ही करना है, क्योंकि साइंस तो बस की थी नहीं। तो ये था कि सिविल करना तो कहाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बेस्ट है। कहाँ से आप आए? हमीरपुर से? हमीरपुर जिले से आप आए हैं। उस समय हाँ एंट्रेंस दिया और ठीक हो गया था, नंबर बढ़िया आए थे। और मैंने और हिस्ट्री पसंद थी तो एंशिएंट हिस्ट्री लिया, पॉलिटी पसंद थी तो पॉलिटिकल लिया, और हिंदी तो बिना उसके मिल गया कॉम्बिनेशन। हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन था, ये 3 था कॉम्बिनेशन। 12 से 15 मैंने अपना बीए कंप्लीट किया। फिर जो है मैंने 16 से 18 में एंशिएंट से एमए कंप्लीट किया। कहाँ से? इलाहाबाद से। अच्छा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंशिएंट से? हाँ, एमए किया। और फिर उसके बाद से मैंने 18 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया पीसीएस का। प्रीलिम्स हो गया पहले अटेम्प्ट में। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया। तो और हालांकि मेंस नहीं हुआ, क्योंकि कुछ आइडिया था नहीं, कोई गाइडेंस करने वाला इतना था नहीं मुझे। फिर मैं मतलब दिल्ली चला गया था मैं 18 के बाद ही, क्योंकि ऐसा सुन रखा था कि मतलब दिल्ली ज़्यादा अच्छा है तैयारी करने के मामले में, तो मैं चला गया था दिल्ली। फिर 19 वाला नहीं हुआ प्रीलिम्स, 20 वाला हालांकि मैं दे नहीं पाया, कुछ दिक्कत हो गई थी।
21 वाला दिया, प्रीलिम्स मेंस दिया, क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू दिया, पहली बार इंटरव्यू देने को मिला, नहीं हुआ, 3 नंबर से रह गया था पहली बार। फिर 22 वाला फिर नहीं हुआ। अच्छा। हाँ मतलब ये गैप हो रहा क्यों, उसके बताऊंगा, वजह बताऊंगा। फिर 23 वाला दिया, हुआ, मेंस दिया, बढ़िया हुआ, इंटरव्यू कॉलिंग आई, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, और फाइनली जो है डिप्टी जेलर मिला था, क्योंकि उस बार शायद पोस्ट 150 का समथिंग ज़्यादा काफी पोस्ट ज्यादा थी पोस्ट नहीं थी, उसमें, हाँ, जो है लगभग 75 तो डिप्टी जेलर ही थी अकेले। और पेपर 5 में थोड़ा मेरा नंबर कम रह गया था, उस चक्कर में मेरा हो नहीं पाया था। पर ये कि हाँ, ये था कि चलो अब निकले हैं तो हैं, चैन कम से हो कम गया। हुआ 150 सीट। और फिर ये था कि जब 150 में होगा तो 24 में तो यार 900, मतलब इतनी सीट है, अब तो होना ही होना चाहिए। तो फिर मेहनत की, प्रयास किए, इस बार भी बहुत सारी और इस सीटें बार हैं। ये था कि मतलब एक होता है जैसे लास्ट चॉइस मिलने पर थोड़ा उतना खुशी नहीं होती, लेकिन जब लगता है यार तीसरी चौथी चॉइस मिल गई तो यार अच्छा है। अभी भी लेकिन आप संतुष्ट नहीं है हाँ अभी। मतलब देखिए पीसीएस में क्या है ना कि भाई अल्टीमेट मेन जो पोस्ट होती है एसडीएम है, हर किसी का एक ही टारगेट होता है एसडीएम, बाकी जब मिलती रहती है खुशी होती है। अच्छा, डिप्टी एसपी आपको कोई चॉइस? एक्चुअली मैं बेल्ट की मतलब वर्दी की नौकरी कर रहा हूँ, तो अब देखा जाए तो मेरी बहुत इच्छा है नहीं, मैं सही बताऊँ। बहुत हेक्टिक है, मतलब कह सकते हो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब होती है नौकरी, मतलब अच्छा लगता है जिम्मेदारी लेकिन बहुत ज्यादा वर्दी रहती पहनने में अच्छा लगता है, लेकिन इस समय जो मतलब देखिए अब जिस तरह से कह सकते हो कि मतलब पब्लिक सेंटर गवर्नमेंट जैसे हो रही है, मतलब पब्लिक बहुत अवेयर हो रही है, तो अब प्रेशर बहुत है, स्टाफ बहुत लिमिटेड है, तो वो सब बहुत मतलब हैक्टिक बहुत हो रहा है अब तो। और मतलब लाइफ अलग से लगता है जैसे कुछ सब कुछ ख़त्म है। तो अब मतलब मेरी तो इच्छा हो ख़त्म हो गई है, मैं डीएसपी का तो नहीं भरूंगा, और मुझे SDM मतलब ही लगता है मुझे चाहिए। सही पोस्ट मिल गई है, बस अब एसडीएम चाहिए, तो अब मेरा बस प्रेफरेंस रहेगा एसडीएम। एसडीएम ही रहेगा। हाँ अब बस ये खुशी होगी कि यार अब पहुँच गए, बस थोड़ा सा और बस चाहिए है। बीडीओ भी, बीडीओ से एडीओ बनते हैं, वीडियो डीडीओ बनता है, और फिर सीडीओ शायद बनते हैं, सीडीओ मुख्य बनता है, विकास अधिकारी मतलब आप बन हाँ सकते हैं। शायद जो है, तो मतलब ठीक है पोस्ट, अब थोड़ा लग रहा है कि यार अब कुछ मिल गई है अच्छी। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि आपका 18 में ही प्रीलिम्स निकल गया था, हाँ तो आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही बीए किया, एमए किया, तो यूनिवर्सिटी के टाइम का क्या अप्रोच था आपका? जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो क्या पढ़ाई सच में, बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्लास ही नहीं चलती यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में हमारे कुछ टाइम पे तो ये दिक्कत थी, अब तो शायद नहीं पता, शायद अब सुनने में आ रहा, अब तो फिर टीचर वगैरह मैम जब से आई हैं तब से उन्होंने स्टाफ काफ़ी कर दिया है। हमें तो मतलब प्रोफेसर ने कभी क्लास पढ़ाई नहीं। अच्छा। प्रोफेसर सिर्फ इंग्लिश मीडियम की क्लास लेते थे, वो मतलब एक अजीब सी पार्शलिटी चलती थी पहले कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम को पढ़ाएंगे, हिंदी को नहीं पढ़ाएंगे। तो हमको तो बहुत एक आध कोई प्रोफेसर होते थे जिनको लगता था, फील होता था कि यार नहीं पढ़ाना चाहिए, वो पढ़ाते थे, वरना हमें नहीं पढ़ाया था, सब रिसर्चर पढ़ाते थे। बढ़िया पढ़ाते थे, ऐसी बात नहीं, रिसर्च बढ़िया पढ़ाते थे। ये भी अच्छा, यूनिवर्सिटी के सिलेबस एंशिएंट पे में सैलिस सर जो हैं अभी शायद असिस्टेंट प्रोफेसर हुए हैं, उन्होंने ही पढ़ाया हमको। तो ये था कि प्रोफेसर ने तो नहीं पढ़ाया फिलहाल। एमए में जाके क्लास मिली, पर एमए में तो फिर उस समय तैयारी में जुट गए थे, तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कोचिंग आपने किया था कि नहीं किया? कोचिंग नहीं किया हूँ। बिना कोचिंग की तैयारी की? कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन किया आपने? पहले एक चीज़ और भी थी ना, देखो पहले ऑफलाइन कोचिंग सिस्टम था, ऑनलाइन तो जान ही रहे हो, मतलब था नहीं उतना, और बहुत फीस होती थी, 40-50-60 हज़ार रुपये कौन देगा बहुत इतनी ज़्यादा उस फीस। टाइम में। और एक आइडिया लग गया था, मतलब सिलेबस देखने के बाद ये लगा ना कि यार मतलब इसको कोई पढ़ाएगा तभी आएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो नॉर्मल चीज़ है यार, जो बीए में पढ़े, एमए में पढ़े, कोई क्या पढ़ाएगा, हम खुद पढ़ लेंगे। तो फिर वो ध्यान नहीं दिया, और इंटरनेट का थोड़ा बहुत आ गया था यूज, अगले से ज़्यादा ने लैपटॉप दिया था, उसका यूज़ करते थे, ये यूट्यूब और जो है सब देखते रहते थे चीज़ें, ज़रूरत नहीं पड़ी। निकल भी रहा था एग्ज़ाम, तो ये था कि यार निकल तो रहा ही है, क्या कोचिंग का ऐसा कोई खास रोल है नहीं, मुझे समझ नहीं आया कभी रोल खास, मैंने नहीं किया। मतलब तो क्या अप्रोच रहना चाहिए बच्चों के लिए, जो भी बच्चे तैयारी करना स्टार्ट अब कर तो रहे हैं, देखो प्रीलिम्स मेंस और सब ओरिएंटेड तैयारी कैसे करें पूरा? तो सीधी बात मैं अपनी गलती बता देता हूँ, तो उससे आइडिया लग जाएगा। जैसे पहली बार में निकल गया टाइम, ठीक है, वो नोट्स बनाए थे, लेकिन इत्तेफाक कह लो कि जो बनाया और वही अचानक से आ गया और आपका निकल गया, तो आपको गलती नहीं पता चलती कि कहाँ मुझसे गलती हुई, और वो गलती पता चलती जब अगली बार नहीं निकलता है। नोट्स बना लेकिन बहुत डीप नहीं बने, अच्छे से चीज़ों को समझ के नहीं बना पाया, तो मेरी ये सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने जो है 22 तक कह लो, 22 में तो खैर लगभग 22 में तो लगभग मैं 1 नंबर से रुका था, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। एक परफेक्ट शॉर्ट नोट चाहिए आपको हर कीमत पे, हर कीमत पे। अगर आपको पीसेस निकालना है, ये किसी से जो भी निकालता है किसी से पूछ लेगा, सबके पास शॉर्ट नोट्स होंगे। शॉर्ट नोट्स होता क्या है मैं बताऊँ, आपको लगभग वो चीज़ याद आती है जो आप एग्ज़ाम्स के 1 हफ्ते पहले याद करते हो, वरना तो सब लगभग पढ़ते भले ही रहते हैं, लेकिन वो गायब होता रहता है। अगर 1 हफ्ते पहले आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं जिनको आप 24 घंटे में रिवाइज करने की क्षमता रखते हो, तो जान ले आपके चांस बढ़ जाए, क्योंकि आप 1 हफ्ते में कम से कम 10 बार उनको रिवाइज कर लोगे, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स को।
और जब रिवाइज करोगे तो होता क्या है ना, एग्जाम में फिर आपसे ना गलती नहीं होती है। कई बार देखा होगा, अरे यार आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया। वो पता कब गलत होता है, जब आप रिवीजन नहीं कर पाते हो। जब आपके पास नोट इतना रहेगा तो आप कहाँ से रिवीजन कर पाओगे। तो शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स में और शॉर्ट नोट मेंस में। मेरे साथ जैसे मेंस का ही मैंने अब जाके बना पाया था शॉर्ट नोट्स। मतलब इतना है कि मैं 3 घंटे में एक पेपर निपटा देता हूँ। पहले क्या था कि मतलब एक दिन लग जा रहा है मुझे निपटाने में। अब आपके पेपर से पहले आपको रात में 6-7 घंटे मिल रहे हैं, आपको 2 पेपर रिवाइज करने कैसे होंगे। शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स मेंस मस्ट है हर कीमत पे। और अब तो मतलब अब तो आजकल ऑनलाइन क्लास वगैरह बढ़िया मिलने लगी, अफोर्डेबल मिलने लगी, बढ़िया कंटेंट मिल रहा है ऑनलाइन। तो अब आजकल भरा पड़ा है कंटेंट, AI आ गया है। अच्छा, जैसे ऑनलाइन कंटेंट की आपने बात की, तो आपने ऑनलाइन भी बहुत सारे मटेरियल यूज़ किए। हाँ। जो बच्चे कोचिंग नहीं करना चाहते, ठीक है, मतलब बिना कोचिंग की तैयारी कैसे करें, बस यही बताइए कि उनके लिए बुक का क्या सोर्स मुझे है, लगता है बेस का कैसे अब मजबूत जो करेंगे, स्टार्टिंग से बताइए कोचिंग भैया। तो मुझे लगता है अब के ज़माने में ले लेनी चाहिए। 5-6 हज़ार में कोर्स मिलने लगे हैं, तो इतना तो मुझे लगता है हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जो है तो इतना तो एक कोर्स तो ले लेना चाहिए 5-6 हज़ार का। फिर जो बेसिक बुक्स हैं वही उठाओ, उन्हीं से सिलेक्शन आज भी होता है। वही जो एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी पीसीएस में जरूरत तो नहीं है, कम से कम प्रीलिम्स में तो कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। एनसीईआरटी बिल्कुल मतलब कोई मतलब नहीं यार, बहुत बल्कि है, कहाँ तक पढ़ते रहोगे आप, कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल देखो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और जो एनालिटिक क्वेश्चन भी आते हैं तो बहुत ऐसे टफ नहीं होते यूपीएससी की तरह कि आपको समझ ना पाओ। तो उनके लिए मुझे लगता है कि मुझे टाइम वेस्ट लगता है। बेस्ट है प्रीवियस उठाओ। PYQ। अब घटना चक्र का पूर्वालोकन उठा लो, और या फिर जो है आजकल पूर्वालोकन बहुत बल्कि होता जा रहा है। हर साल वो जितने एग्जाम होते हैं उन सबको ऐड कर रहे हैं, पीछे वाले को हटा नहीं रहे, तो वो मतलब बल्कि होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो है जिस बुक में आपको सारे सब्जेक्ट का PYQ एक साथ यूपीपीसीएस का मिल जाए, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, वो आप करो। क्वेश्चन से क्या होता है ना, मतलब एग्ज़ाम की एक चीज़ और होती है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई आप जब बुक उठा रहे हो, हमको कहाँ से सवाल पूछे गए हैं, हमको पढ़ना क्या है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो सिंधु सभ्यता एक टॉपिक है, ठीक है। एसएससी वाला भी सिंधु सभ्यता पढ़ता होगा, जीएस में पीसीएस वाला ही पढ़ता है, यूपीएससी वाला ही पढ़ता है, सब पढ़ते हैं। लेकिन क्या क्वेश्चन टॉपिक एक ही है, क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम है? तीनों एग्जाम अलग अलग है। अब जब एक एसएससी का बच्चा सिंधु सभ्यता पढ़ने बैठेगा तो उसका फोकस खास पॉइंट पे होगा जो उसके एग्जाम पैटर्न से मैच करेंगे। वही पीसीएस वाले का होगा, वही यूपीएससी वाले का होगा। आपको एग्जाम पैटर्न पकड़ना है, और एग्जाम पैटर्न पकड़ पाते हो आप प्रीवियस ईयर से। जब आप जिस दिन आप एग्जाम पैटर्न पकड़ गए, आप जान लो आपने आधी तैयारी क्रैक हो गई आपकी, उसी दिन आपने आधा एग्जाम क्रैक कर लिया। क्योंकि फिर आप जब पढ़ने बैठोगे, मटेरियल बहुत है मार्केट में, भर के है। आप परीक्षा वाणी पढ़ने बैठोगे, जो जर्नलिस्ट हो सब पढ़ते हैं, तो भी आप इतनी कहाँ तक पढ़ोगे आप? आपको पॉइंट्स पता होंगे जब आप पढ़ते टाइम ना, तुरंत अरे यार ये है पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट, ये है पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट। नोट्स भी बना, जैसे PYQ जब देखें जब जो है, हाँ, तो उसका एक नोट्स बनाते हैं कौन सा टॉपिक टच कर रहा है ज़्यादा। जैसे क्या होता है, जैसे परीक्षा वाणी का मान लो है एक टॉपिक, एक सिंधु सभ्यता ही उठाते हैं। मान लो टॉपिक आपने हिस्ट्री का बुक उठाई, चाहे आपने प्रीवियस उठाया, ठीक है, या आपने एक परीक्षा वाणी उठाई। परीक्षा वाणी में भी कंटेंट प्रीवियस होता है, घटना चक्र में भी अब कंटेंट प्रीवियस होता है। तो उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। सिंधु सभ्यता 8 पेज का 9 पेज का लिखा हुआ है, मान लो यार आपको देखें, लेकिन उसमें से गिनती के 20 पॉइंट होंगे जो सच में पीसीएस के काम के होंगे, और वो निकाल के आपको नोट्स में लाने हैं, तब आपको एग्जाम्पल कुछ बता सकते हैं? मतलब जैसे कि अब ये तो एक पूरा फुल वीडियो इंटरव्यू है, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो एकदम इस वीडियो को अप्रोच अपना डेवलप कर ले इस तरीके से। कोई टॉपिक आपका जो पसंद है, जैसे पॉलिटिक्स चलो देख लीजिए, फंडामेंटल पे आते हैं, पॉलिटी पे आते हैं, मूल अधिकार। मेरे अब जैसे ये आपकी जो लक्ष्मीकांत आती है, इतनी मोटी है ना, मेरे पॉलिटी के नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा 16 पेज में है। ओवरऑल पॉलिटी के प्रीलिम्स के नोट्स आप बच्चों को दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, मेरे पास PDF टेलीग्राम पे PDF जो है हम प्रोवाइड करवा देंगे। जो है मतलब प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ अभी, मूल अधिकार है। अब जैसे मैंने प्रीवियस देखा, समझा कि मूल अधिकार टॉपिक से पीसीएस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, दिमाग में मैंने फिट कर लिया, ऐसे पूछता है। अब मैं पढ़ने बैठा मूल अधिकार, मैंने देखा था कि यार वो सीधे बस मैचिंग पूछता है। मूल अधिकार का ये अनुच्छेद कौन सा है, इस अनुच्छेद कौन सा है, ये अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है, यही बस पूछता है। केस के बारे में पूछता होगा पीसीएस में, केस का सिर्फ डेट पूछता है, ये केस कब था, ये केस किस डेट में था, ठीक। मैंने देख लिया कि हाँ यार ये, और थोड़ा सा हल्का सा डीप कभी कभी चला जाता है पीसीएस में, कि मान लो कोई मूल अधिकार है जैसे,
तो उसके अंदर कौन कौन से अधिकार आते हैं या फिर किस टाइप का प्रतिबंध होता है, बस हमको पता, बस इतना ही ज़्यादा टच करता है पीसीएस। उस लेवल पर नहीं जाता यूपीएस से। जब हम नोट्स बनाने बैठे तो हमने बस यही चीज टॉप लिख लिया है, ये मूलाधिकार अनुच्छेद, ये अनुच्छेद, ये अनुच्छेद, ये सारे जो है जितने चाहे वो केशवानंद भारती केस फलाना बात हो, ये डेट में आए हैं, इन मूलाधिकारों में ये प्रतिबंध है। और मूलाधिकार के अंदर कोई मूलाधिकार अगर आ रहा हो उसको, हाँ, जैसे 19 में मान लो 6-7 और अंदर आते हैं ना, 21 में आते हैं, हाँ, जैसे या फिर जैसे 15 वाले में ये लिखा कि जो है धर्म जो है, जाति, लिंग और जन्म स्थान का आधार, तो इसमें जो 5 पॉइंट है ये 5 पता होने चाहिए। एग्जाम में पूछ सकता है कि यार ये धर्म, जाति, लिंग, जो जन्म स्थान जो है, तो ये है कि एग्जाम पूछ सकता है कि इन चारों में कौन सा है या नहीं है ना। तो हमको पता चला कि बस इतना ही तो यार पढ़ना है पीछे, तो हमको पूरा घोल के नहीं पीना मूलाधिकार। तो हमने बस ज़्यादा से ज़्यादा कितना, आधा एक पेज में हमारा मूलाधिकार निपट गया, पूरा नोट्स बन गया हमारा। अब कोई नया बच्चा है, मान लो पढ़ने बैठ रहा है, वो पढ़े जा रहा है, पूरा रंगे जा रहा है मूलाधिकार, मान लो जो है भर भर के उसको लग रहा है सभी पढ़ना है। तो दिक्कत क्या है कि हमको क्या पढ़ने से ज़्यादा ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि कंटेंट बहुत है हमारे। आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और ये तभी पता जो है कर पाओगे जब आपने प्रीवियस अच्छे से पढ़े होंगे। रटना नहीं है प्रीवियस, मैं एक और देखा हूँ अक्सर जो है जूनियर्स को करते क्या है कि वो प्रीवियस को ना मतलब पढ़ने लगते हैं, उनको लगता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है, इसको रट लें, इसका आंसर क्या है ना। आपको प्रीवियस क्वेश्चन से समझना है पैटर्न, रटना नहीं है। वो तो आप उसके नोट्स तो ऑलरेडी बनाओगे ना आप जब, अच्छा ये बताइए, मूलाधिकार का जब आपने नोट्स बना लिया, अच्छा तो उससे जितने तरीके के क्वेश्चन पूछे होंगे ऑलरेडी सब आ जाएगा, आप तो आए कर लोगे ना। सही बात है। और आपको कुछ नहीं करना, आपने जब नोट्स बना लिए तो एक बार प्रीवियस से उसको टैली कर लो कि कोई किस टाइप का क्वेश्चन, कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया है, तो आपको ऑलरेडी कवर है ना। आपको दोबारा प्रीवियस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार टाइम तो जाएगा। मतलब ये बहुत शानदार तरीके से बताया कि अगर आपको निकालना है तो आप उतना ही पढ़िए जितना आप पढ़ पाएँ और जितना आप रिवीजन कर पाएँ। तो PYQ अच्छे से समझना है। तो स्टैंडर्ड बुक पे आते हैं भैया की NCERT तो आपने पढ़ी नहीं है? मैंने नहीं पढ़ी, इसके बारे में मुझे जरूरत नहीं लगी, क्योंकि NCERT में क्या है, PCS देते थे लगातार। हाँ, स्टार्ट से मतलब इनका पूरा फोकस अप्रोच PCS का ही, UPSC का नहीं था इनका। तो PCS के लिए NCERT बहुत ज़्यादा ये जरूरत नहीं समझते कि आप NCERT पढ़ो। NCERT में फैक्ट नहीं है, PCS में फैक्ट आता है, बेसिक्स की बात है। वहाँ इतना विश्लेषणात्मक पूछते ही नहीं है, जो कि NCERT में विश्लेषणात्मक चीज़ें दी गई हैं, तो कोई मतलब नहीं ना, आप इतनी सारी कहाँ तक पढ़ोगे NCERT। चलिए UP PCS के लिए पूरी बुक लिस्ट बताइए, एक एक विषय की बुक लिस्ट कहाँ से क्या कवर करें। आपको करना है, अब आपकी कैपेसिटी है भाई, अब इतना मोटा घटना चक्र पढ़ पाओ तो पढ़ लो। तो मैं तो सलाह नहीं दूंगा कि अब बहुत बल्कि हो गया है। तो जैसे हिस्ट्री वगैरह का है तो मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि आप सोच नहीं सकते पढ़ने का। तो बेहतर ये कि आप जो है ये यूथ कंपटीशन का, ये शायद दृष्टि ने भी अब निकाल दिया है प्रीवियस। टेराक्विस्ट का भी कोई आता है प्रीवियस टेराक्विस्ट का, प्रीलिम्स का मैंने साथ देखा तो नहीं, मैंने मेंस के देखे थे। मेंस का अच्छा होता है? हाँ, मेंस का नोट्स अच्छा है। मैंने जो पिछली बार मतलब मैं दिल्ली गया था, क्योंकि इस बार तो मैं कहीं जा नहीं पाया तो ले नहीं पाया, पर पिछली बार मैंने GS3 के लिए लिया था, उसका GS3 लिया था, और आई थिंक GS4 शायद लिया था। अच्छा होता है? अच्छा था। मैंने GS3 का, अरे मेरे नोट्स में अभी भी चीज़ें हैं, मैंने इम्प्रूवमेंट किया था, उसी से इम्प्रूवमेंट किया था। तो अरे मैं काट पीट के नोट्स में चिपका दिया था टेराक्विस्ट को, काम की चीज़ें सारी निकाल करके अच्छा था। अच्छी मतलब उन्होंने थोड़ा ना प्रीवियस क्वेश्चंस को उठा करके अच्छे से बहुत बढ़िया फ्रेम करके लिखे थे आंसर ना, तो थोड़ा एक आइडिया लगा कि यार अच्छा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा अप्रोच करके आंसर लिखना अच्छा था। हाँ, मटेरियल अच्छा है उनका। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था बाकी उनके और GS के पे क्या सीन है, पर मैंने GS3-4 उठाया था, अच्छा था। हाँ। अच्छा, जैसे कि बुक लिस्ट बताइए कि आपने घटना चक्र पढ़ना है नहीं पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस तो आपको करने हैं, कहाँ से करने हैं आपके ऊपर है। अगर घटना चक्र पढ़ रहे हो तो आपको शॉर्ट नोट बना लेने प्रीवियस क्वेश्चन के। आप बार बार नहीं पढ़ पाओ घटना चक्र, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार पढ़ पाओगे, फिर आपकी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि इतनी ज़्यादा है। बेहतर ये कि शॉर्ट नोट बना लो, घटना चक्र से पढ़ लो, चाहे यूथ कंपटीशन उठा लो। यूथ के साथ शायद ऐसा सुनने में आता है कि उनकी जो है आंसर जो रहते हैं वो शायद थोड़ा कुछ, या फिर जो कंटेंट दिया रहता है उसमें कई बार रहता है डिफेक्ट रहता है। हाँ, कुछ शायद ऐसा सुना है मैंने, कई लोगों ने बोला, शायद घटना चक्र में उतना थोड़ा नहीं रहता है। बुक से बुक क्या करें? बुक में देखो जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी आती है मैप बेस्ड। परीक्षा वाणी में मैप उतना अच्छे से नहीं है, ये तो फैक्ट है, बहुत कंटेंट दिया हुआ है। तो मैंने तो क्या किया था, नोट्स बना लिए थे। PMFIS का इंग्लिश का नोट्स है, PMFIS बहुत शानदार नोट है, वो UPSC का नोट्स है देखा जाए तो, PCS के लिए नहीं है, पर मैंने उससे अपना PCS का काम का निकाल लिया था। हालांकि वो 600-700 पेज का है, मैंने तो जो है 20-25 पेज का अपना PCS का काम का निकाल लिया था।
और उत्कर्ष का मैप मार्केट में आता था, उत्कर्ष का मैप। उत्कर्ष क्लासेस का मैप था, उसमें कंटेंट था, बढ़िया। मैंने कहा ये सही मिल गया। यही चाहिए, पीसीएस में मैप ही आता है ज्योग्राफी में। तो फिर और मैंने उसी फिर मैप में अपडेट करता गया कि यहाँ अच्छा ये इस मैप जो है मान लो ऑस्ट्रेलिया वाला मैप है, तो क्या 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 प्रीवियस में पूछता है, उसके कौन सी पहाड़ी पूछ रहा है, क्या ये खदान पूछ रहा है, कौन सा नदी फलाना, जो भी सब मैंने उसी में फिर अपने नोट्स को मैं बढ़ाता गया। इन्हें आपको नोट्स बनाने हैं, वो कंप्लीट एक बार में नहीं बनेंगे, ये फैक्ट है। आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, आपको कुछ नया मिलेगा, आप तुरंत नोट्स में लिखोगे। नोट्स ऐसे ही बनेंगे, इन्हेंस होते होते फिर आप एक दिन कंप्लीट नोट बन जाएंगे। ज्योग्राफी के लिए ये है कि महेश वर्णमाल तो कोई गलती से ना पढ़े, बहुत उठा लेते हैं जूनियर, मैंने देखा है, कोई मतलब नहीं यार, वो फालतू का लिखा पड़ा। एक तो उसने एनसीईआरटी की निकाल दी है। भाई पीसीएस में आपको चाहिए मैं बेहतरीन, वही पूछता है। ये बहुत गजब इंटरव्यू चल रहा है, मतलब क्या करें क्या ना करें, एकदम डायरेक्ट, नहीं एकदम डिक्टो का डिक्टो पर। ज्योग्राफी में क्या होता है कि लगभग 70% क्वेश्चन आते हैं मैप बेस्ड, 30% आएंगे आपके थ्योरी बेस्ड। थ्योरी बेस्ड आएगा वो आप बड़े आराम से कर लोगे, आपको टफ लगेगा मैप। और इन सब किताबों में मैपिंग बेस्ड तैयारी नहीं है। इंग्लिश के लिए तो हालांकि एक बार मैं ज्ञान भारती पे गया था, किसी पता नहीं किस पब्लिकेशन की थी राइटर की, तो उसने बहुत बेहतरीन मैप बेस्ड बनाया था। आपके पास होगा कुछ ना कुछ करने? फोटो शायद उसकी पड़ी है, पता नहीं कहाँ चलेगी फोटो भी। मैं तो एक बार, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम था नहीं, मैं तो किसी दूसरे के लिए खींच कर फोटो भेज दी थी। मेरे पास नोट था तो मैं उतना चिंता नहीं कर रहा था। लेकिन ऐसी बुक खोजो मार्केट में, कोई मतलब नहीं, बहुत फेमस पब्लिकेशन में जाने की जरूरत है नहीं है। ऐसी बुक खोजो जिसने मैप बेस्ड नोट्स बना दिए हों, उसमें पूरा मैप हो, कंटेंट हो, वही बेस्ट है। खोजो, मिल जाएगी, किसी ना किसी ने पक्का बनाया होगा। आप तो बता या तो फिर खुद बनाओ। आप बताएं। उत्कर्ष का समस्या थी सिर्फ इंडियन मैप मिला था, शायद वर्ल्ड इंडियन मैप था, आई थिंक वर्ल्ड मैप उसने बनाया ही नहीं, उन्होंने शायद बनाई नहीं कभी फिर दोबारा। तो उसमें भी है ना कि आपके पास आधा कंटेंट है, या तो खुद बनाओ। मैंने तो ये कम से कम 1 महीना खर्च किया था पीएमएफआईएस के 400 पेज पढ़ने में। 400 पेज पढ़े, पीसीएस का काम का निकाला, 20 पेज का मटेरियल, बस काम हो गया। फिर उसी को एनहेंस करते रहा। तो पॉलिटी के लिए, पॉलिटी के लिए तो आप लक्ष्मीकांत से नोट्स बना लो शॉर्ट, या परीक्षा वाणी अच्छी है। परीक्षा वाणी पॉलिटी के लिए अच्छी। मुझे अब तो लक्ष्मीकांत कोई मतलब नहीं है पीसीएस के लिए, आप परीक्षा वाणी उठाओ, परीक्षा वाणी उठा के पढ़ें। सबसे बढ़िया। और पॉलिटी इकोनॉमी के लिए सबसे बढ़िया घटना चक्र का प्रीवियस उठा लो, कुछ मत करो। या मैं तो लूसेंट पढ़ता हूँ भाई, क्वेश्चन फंस जाते हैं। लूसेंट से फंस जाते हैं। इकोनॉमी में क्या सीन है ना, पीसीएस में एक तो ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 में 2 होंगे बहुत पुराने घिसे पिटे स्ट्रैटेजी, जिनको आप कर नहीं पाओगे। ठीक, 4 होंगे बजट से या करंट से, बिल्कुल। तो करंट वाला तो आप पढ़ोगे ही। अब वो जो 2 घिसे पिटे क्वेश्चन, उसके चक्कर में आप पूरी घटना चक्र या फिर परीक्षा वाणी पढ़ने बैठने को तुक नहीं बनता है। बेस्ट है लूसेंट उठाओ, उसमें शायद 20 पेज का तो कंटेंट ही है। 6 पेज में बढ़िया नोट्स बना लो इकोनॉमी के। आपको ये मान के चलना है कि हमको जो 6 क्वेश्चन है इकोनॉमी के, हमको 6 में 4 करने हैं। पूरे के चक्कर में कभी मत पढ़ो। सबसे बढ़िया 6 पेज के लूसेंट से पढ़ लो। एक बार प्रीवियस उठा लो, घटना चक्र का इकोनॉमी ज़्यादा मोटा नहीं है, बढ़िया उठा के फिर नोट्स में जो जो चीज़ें छूट गई हों वो ऐड कर, सारी ऐड कर लो। बस आपका नोट इकोनॉमी कंप्लीट हो गया, आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा इकोनॉमी में। और आप अगला आता है और हिस्ट्री। हिस्ट्री का देखो एक सीन है पीसीएस का, जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, जेआरएफ नहीं देते हैं, उनके लिए है। भाई आपका टारगेट 60% ज़्यादा होना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाओगे पीसीएस में, एक चीज़ जान लो। आप चाहे जो कर लो, इवन नेट वाले भी बैठ जाएँ, वो पूछता ही हर बार 40% क्वेश्चन ऐसे कि आपकी लिमिट के बाहर हैं। आपका टारगेट होना चाहिए, आपको 60% क्वेश्चन वो सिंपल आएंगे, वो नहीं गलत होने चाहिए। एक देखो एक अप्रोच बता दूँ आपको, 150 क्वेश्चन में आपको 95 करने होते हैं सही काट पीट के, आपको सिलेक्शन क्लियर है। तो मतलब आप 65%, 90-65% के आसपास आपको सही करना है। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? पॉलिटी 90%, इन्वायरमेंट 90%, ज्योग्राफी 80% और हिस्ट्री 60%, करंट अफेयर्स आपको लगभग 60-70%, और इकोनॉमी में कमी इकोनॉमी में लगभग आपका मतलब जितने भी क्वेश्चन है तो उसका लगभग 70% आपका, साइंस टेक और साइंस टेक, तो साइंस टेक आपको लगभग 70%। तो आपका जब इनका एवरेज करोगे तो आप लगभग 70% के आसपास रहोगे, बस आपका हो गया। आपको बस ये अप्रोच रखना है कि हमको हर कीमत पर 70% क्वेश्चन एवरेज सही करने हैं, सबके मिला करके। हर सब्जेक्ट में अलग अलग आपको अप्रोच अपनाना होगा। हिस्ट्री में आप चाहे जो कर लो, आप 60% ज़्यादा 65% ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो हिस्ट्री में ज़्यादा टाइम देने का कोई तुक नहीं है। अगर हिंदी मीडियम है, किरण कंपटीशन की किताब आती है, किरण कंपटीशन, या फिर दृष्टि की कोई बुक उठा लो,
हिंदी मीडियम के लिए शॉर्ट नोट्स बना लो और हटो। उसमें हमेशा क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस बनाओ, पहले घटना कौन सी फिर बाद में कोई, यही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, सीधा फैक्ट आता है। शॉर्ट नोट्स बना लो करंट कंपटीशन से, करंट कंपटीशन अपने आप में एक नोट से लगभग देखा जाए तो शॉर्ट, या फिर जो है आपका दृष्टि कोई बुक से। प्रीवियस पढ़ने बैठ जाओगे थक जाओगे, मतलब ये दो चीज़ एक 2000 पेज का होगा मुझे भी लग रहा है। आप कहाँ तक करोगे, आपको क्यों करना है, आपको 60% क्वेश्चन करने हैं, आप कर ले जाओगे करंट कंपटीशन से और दृष्टि कोई बुक से कर ले जाओगे। आप 70% टारगेट मत रखो और ना कभी कर पाओगे, ये फैक्ट है। इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए मैंने PMFIS से नोट्स बनाए थे, इंग्लिश में नोट्स हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में सॉलिड नोट्स हैं। इन्वायरमेंट के लिए कोई मत करिए, परीक्षा वाली उठा लो और प्रीवियस उठा लो, आपके इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आराम से 90% हो जाएंगे, फिक्स है। साइंस के लिए, साइंस के लिए तो मैं दो चीज़ करता हूँ, लूसेंट की जो साइंस की अलग से आती है एक किताब आती है लूसेंट की साइंस की, वो पूरी पढ़ता हूँ, और लूसेंट और इसके यूथ कंपटीशन का प्रीवियस है मेरे पास साइंस का, ये पढ़ता हूँ, मेरा आराम से 70% हो जाता है आराम से, मुझे ज़्यादा चाहिए भी नहीं है। हाँ, मेरा फोकस रहता है कि जिस पेपर मैंने जितना टारगेट बना रखा है उस हिसाब से मैं हर पेपर की तैयारी करता हूँ। मैं एनवायरमेंट पे ज़्यादा टाइम देता हूँ, पॉलिटी पे ज़्यादा टाइम देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 90% स्कोर करना है। अगर मैं ज़्यादा टाइम हिस्ट्री में दूंगा, मुझे पता है कि मैं कितना भी टाइम दे दूँ 60% ज़्यादा होना नहीं मेरे से, तो मैं क्यों दूँ वहाँ टाइम, और वो लेंदी बहुत है। तो उस हिसाब से आपको हर पेपर क्या पे बनाना है। इन्वायरमेंट छोटा सा है, क्वेश्चन बहुत आते हैं और आप कर भी ले जाओगे, तो वहाँ फोकस करो ना। आपको सिलेक्शन लेना है, हमको गोल्ड मेडल थोड़ी लेना है टॉप मार के। अच्छा, ये पहले रैंक वाला भी SDM बनता है, आखिरी वाला भी SDM बनता है ना, फिर वही अप्रोच रखनी चाहिए आपको। आपका ठीक है पहली रैंक आ गई, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा करंट अफेयर्स और न्यूज़ करंट के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं बताऊँ पीसीएस में इस समय करंट अफेयर जो जिस तरीके से पूछी जा रही है, एक तो पहले इतना पूछ नहीं रहे हैं, ये भी एक समस्या है कि यहाँ पूछ नहीं रहे हैं। 150 क्वेश्चन में 30 हार्डली 28-30 पूछते हैं। उस 28-30 में भी आधा तो ऐसा पूछेंगे जो मतलब जिनको आप या तो स्किप करते हैं, फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती भी नहीं न्यूज़। मान लो युद्ध अभ्यास के डेट पूछने लगते हैं, हर साल 30-40 होता है, किस की डेट कहाँ तक कोई याद रखेगा। तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स में ना बहुत ज़्यादा फोकस पीसीएस में अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब पीसीएस में स्टैटिक ज़्यादा पूछ रहा है। आपका टारगेट करंट अफेयर्स में बनाओ 60% के आसपास, 70% के आसपास। सरल आ गया तो ठीक है, आप ऑटोमेटिक कर लोगे। देखो मैं क्या करता हूँ, gktoday.com है वेबसाइट ना, gktoday.com, ठीक है, उस पर डेली आता है करंट अफेयर्स का न्यूज़। मैं उससे डेली नोट्स बनाता हूँ, मैं डेली फिक्स है मेरा, उससे बनाता हूँ नोट्स। प्लस आपको ये करना है gktoday से नोट्स बनाओ, प्लस एक मंथली मैगजीन उठाओ। जैसे आपने महीने बाद gktoday से नोट्स बनाए, तो जब आप मंथली मैगजीन से उसको टैली करोगे तो आपको कुछ छूटा होगा तो आपका तो मिल जाएगा वो। तो मंथली में क्या करता हूँ, एक तो घटना चक्र या फिर कृषि क्रॉनिकल की उठा लेता हूँ, एक में उत्कर्ष की उठाता हूँ, वो जो फूल पत्ती वाली आती है, बहुत अच्छा रहता है वो। हाँ, क्योंकि बहुत फैक्ट ही देता है वो कई बार ना पीसेस ना करंट अफेयर में बहुत फालतू टाइप के फैक्ट उठाता है और वो वहाँ मिल जाते हैं। तो मैं जो है मतलब मैं वहाँ से उसको भी उठा लेता हूँ, एक दिन 2-3 घंटे में मैगजीन निपट जाती है, और कोई मैगजीन उठाओ एक दिन में आप कवर कर लोगे। तो उससे अपना नोट्स टैली कर लिया, डेली नोट्स बनाओ, मैगजीन से हर महीने टैली करते रहो, तो आपका छूटेगा नहीं। अगर टफ आ गया तो सबके लिए टफ होगा, उसमें चिंता करने की जरूरत है नहीं है, फिर किसी कोई भी नहीं कर पाता है। कोई और सेक्शन छूटा है, मतलब ये तो ओवरऑल हो ही गया लगभग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स हो गया। बाकी ये है कि देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट का एवरेज जरूर लोग सोचते हैं कितना किया जाए, तो देखो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम कैसा उस दिन आया है उस पर है भाई। अगर कई बार बहुत टफ होता है तो ऑब्वियसली बात है आप 130-135 पे अटक जाओगे। जैसे इस बार था, इस बार बहुत सरल था, मैं मतलब ना चाहते हुए भी 146 तो कर ही गया था, क्योंकि 146 वो मतलब अब कोई क्वेश्चन ऐसा लगता ही नहीं था कि इसको छोड़ दूँ। कितना प्रीलिम्स में था आपका स्कोर? मेरे साथ 111-12 था सही। 111-12? हाँ, काट पीट के 120 सही था, काट पीट के 111 शायद था क्वेश्चन सही मेरा। मतलब हर क्वेश्चन था जिसमें 50-50 था, तो क्यों छोड़ा है। लेकिन उसके पहले वाला था तो मैं 130-32 कर पाया था। तो वो आपके अप्रोच, वो आपको वहीं समझना है कि आपको कितना करना है। कम भी बहुत नहीं करने, 120-20, क्योंकि आप उनकी देखो पीसेस के एक तो जानते हो 5-6 क्वेश्चन वो वैसे ऊपर नीचे हो जाता है, गलत हो जाते हैं, कहीं फलाना हो जाता है, तो आपको एक 120 तो कम से कम रहना ही है। फिर आपके ऊपर आप कितना ऊपर जा पाते हो एग्ज़ाम के हिसाब से। तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट का ही सिस्टम रहना चाहिए, और नोट्स 100% बनने चाहिए। अगर सिलेक्शन लेना है, एक आध बार मेरी तरह गलती से निकल जाएगा 18 में तो अलग बात है, लेकिन दोबारा अगर लेना वो भी, जैसे मेरा 23 से क्यों निकल रहा है, अब वो बन चुका है, जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ आ गई है। तो रिदम बन चुका है। अगर आपको लगातार निकालने हैं तो आपको एक परफेक्ट शॉर्ट नोट चाहिए।
परफेक्ट शॉर्ट नोट्स इज द बेस्ट फंडा हाँ। फॉर द क्रैक टू यूपीपीसीएस और प्रीलिम्स। टेस्ट सीरीज देते रहो, आपके नोट्स एनहेंस होते रहेंगे। फैक्ट अच्छा, आपको ये नए नए भैया मिलता रहेगा। अब तो प्रीलिम्स पे बात पूरी हो गई हम लोगों की, मेंस पे बात करते हैं हम। ठीक है। मेंस के लिए क्या अप्रोच रहना चाहिए? और देखो, अभी मैं वैसे 2 साल से एक चीज़ और है कि मेंस का पैटर्न चेंज हो रहा है पीसीएस का, थोड़ा सा यूपीएससी पे आ गए हैं वो, थोड़ा यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, जो है कोई भी टॉपिक है, मान के चलो कि गरीबी है टॉपिक, ठीक है, GS1 में गरीबी टॉपिक है, तो आपने GS1 का सिलेबस उठाया, देखा गरीबी टॉपिक है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे यार किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है गरीबी से, तो जब आप देखोगे तो आप लोगों को जो गरीबी तो के कारण, चुनौतियाँ, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स और क्या सुझाव, ये सब तो जनरली एक होता ही है। आप गरीबी का डेटा भी लिख लोगे, गरीबी की परिभाषा लिखोगे, ये 5-6 तो आपके नोट्स में होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब फिर करो कि गरीबी को कनेक्ट करो। क्वेश्चन पूछेगा कैसे, जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है कि गरीबी के कारण जनसंख्या है, समझिए एक नया टॉपिक से कनेक्ट कर दिया। गरीबी का कारण बेरोजगारी है कि बेरोजगारी का कारण गरीबी है। भाई भारत इकोनॉमी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है कि जनसंख्या ज़्यादा है, कि उसका रिवर्स करके, मतलब इस तरह करके ना वो 2-3 टॉपिक को कनेक्ट कर देता है जो है। तो आपको जब पढ़ने बैठोगे तो आपको तुरंत वहाँ सोचना देखना पड़ेगा, आप चाहे इंटरनेट का सहारा लो, चाहे किसी कोचिंग का नोट्स उठाओ, आपको खुद दिमाग लगाना है कि इसको मैं कहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपने जब देखा गरीबी के कारण लिखा तो आपने 5-6 कारण लिख दिए, हो सकता है एग्जाम में एक ही कारण से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ दे। सही बात है। आपने गरीबी के कारण ढेर सारे लिख लिए, बेरोजगारी है, ये गवर्नमेंट स्कीम, भ्रष्टाचार, दुनिया भर का लिख लिया, इकोनॉमी, अनौपचारिक वगैरह 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 कर लिया। तो अब पता चला वो किसी एक टॉपिक से कनेक्ट करके उठा दिया, अब आपके पास अपना कंटेंट ही नहीं लिखने के लिए। अब जब नोट्स बनाओ तो आपके नोट्स में डायमेंशन के अंदर डायमेंशन होने चाहिए, ऐसा नोट्स होना चाहिए। हाँ, आपको हर जगह से कनेक्ट करना आना चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप तुरंत सोचो हाँ यार ऐसे ऐसे। और आंसर राइटिंग मस्ट है। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आजकल कोचिंग्स वालों ने एक नया ड्रामा शुरू किया है, बहुत सारे कोचिंग्स वालों ने, और बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि अक्सर जो कोचिंग से जुड़े होते हैं वो नहीं बोलते हैं, उनको लगता है बुरा मान जाएंगे कोचिंग वाले, ये फैक्ट है। लेकिन क्यों, पूरा तो एक तरीके से कोचिंग है तो पूरा मार्केट ही फैला हुआ है। मैं बता रहा हूँ, एक नया ड्रामा चला है, डेली आंसर राइटिंग, बहुत सुनने में आता है आजकल, और बहुत बच्चे को नए नए जो रहते हैं वो तो जुटे रहते हैं। एक सिंपल से एग्जाम समझता हूँ, मान लो जैसे तुम्हें बोल दी जाओ युद्ध लड़ो, ठीक है, और तलवार पकड़ा दी, था तलवार बढ़िया नई तलवार दे दी अच्छी, जाओ बेटा लड़ो, तुम्हें नहीं आता लड़ना, लेकिन जोश है, हमला करके, ठीक है, तो अंदर जोश है, तुम जुटे पड़े हो, तलवार मतलब पूरी हिम्मत से लहरा रहे हो, मतलब भांजे पड़े हो, बिल्कुल जीत पाओगे नहीं। तुम्हें हथियार दे दिए, चलाना थोड़ी सिखाया है। अब तुमसे बताओ, तुम्हारा कंटेंट तैयार नहीं है, मटेरियल तुम्हारे पास है ही नहीं, तुमने हर डायमेंशन कवर नहीं किया और तुम पहुंच के आंसर लिखने, तो तुम क्या करोगे? तुम बस तलवार भांजोगे जैसे कि तुम सतही आंसर लिखे पड़े रहोगे, लेकिन तुम्हारा कभी आंसर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। कोचिंग वाले क्या करते हैं कि आप डिमोटिवेट ना हो, कोचिंग कॉपी ऐसी चेक करते हैं कि अच्छा लिखा है, विषय वस्तु पर समझ अच्छी है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बस आप हमारा मॉडल आंसर देख लीजिए। अरे आप तैयार हो कि मैदान में उतरिए ना, आप एग्ज़ाम्स के 2-3 महीने पहले से आंसर राइटिंग शुरू करिए, उसके पहले आपका पूरा तैयार होना चाहिए। आप तैयार कर लो, पढ़ लो, फिर उतरो मैदान में। जब उतरोगे तब आपको कुछ कमी भी पता चलेगी अपने नोट्स की ना, कि यार अच्छा यार डेली आंसर राइटिंग बहुत सारे कोचिंग वाले। आप एक बताइए, आप डेली आंसर लिखने जा रहे हो, आप नोट्स कब बना रहे हो, कब अपने नोट्स पे ध्यान दे रहे हो? क्यों? जब आप आंसर लिख के आओगे तो आपका फोकस किस चीज़ पे, यार ये तो आंसर लिख नहीं पाए ढंग से, आपका फोकस फिर उन्हीं 6-7 क्वेश्चन पे होगा जो आप लिखोगे, फिर उनको आकर के तुरंत ड्रामा देखोगे, अच्छा इस पर क्या लिखना चाहिए था, यहाँ कहाँ मटेरियल, मतलब आपका फोकस वहाँ पे। तो आप रोज़ जो है आपको कोई क्लियर गोल ही नहीं रहेगा, आप रोज़ आकर के वही कॉपी पे जुटे रहोगे। आपको पहले पूरी तरह तैयार होना है मैदान में। तो देखो एक चीज़ जान लो, मुझे देर क्यों लगी, जैसे हम भी बिना तैयारी के उतर गए, तलवार भांजते भांजते युद्ध में ही सीखते हुआ ना, टाइम लग गया टाइम, ये गलती हुई। 12 से लेकर 26 तक, मतलब 23 पे सिलेक्शन हुआ, 24 में। हाँ, 18 से मान लो देना शुरू कर दिया, टाइम लगा टाइम। 21 में ठीक है पहुंच गए इंटरव्यू तक, लेकिन कमी तो रह रही थी ना, क्योंकि हम ना तैयारी के उतरे थे मैदान में, सीख रहे थे युद्ध, वहीं लड़ते सीख रहे हैं, गिर रहे हैं सीख रहे हैं। भाई आप 2 साल थोड़ा बाद सेलेक्ट हो जाओ बेहतर है, लेकिन आप भाग दौड़ मत करो, आप तसल्ली से
ये नहीं कि यार अरे फॉर्म भर दिया तो अटैम्प्ट दे लिया, अब जल्दी 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 जल्दी, नहीं आप ये कहीं नहीं लिखा कि पहले अटैम्प्ट में सिलेक्ट होना है, बिल्कुल है। जिस दिन आप लोग आपने बढ़िया तैयारी कर ली, आपने बढ़िया नोट्स बना ली, अब हम तैयार हैं, आप उतरो मैदान में। हो जाएगा सिलेक्शन, तो हमेशा आप प्रीलिम्स से निकलेगा। पहले नहीं तो आप सेकंड अटेम्प्ट तक हर कीमत पे आप निकाल दे जाओगे, ये फैक्ट है। और आप तब जान लो आप सबसे जल्दी निकाल रहे हो, वरना किस्मत हुई तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन चांस है आपके कि आप गिरते उठते ही कर पाओगे। तो बेहतर है तसल्ली से सब्र करके आराम से, कोचिंग वाले चक्कर मत पाओ, उनका देखो धंधा पैसा कमाना है, ये फैक्ट है। कुछ कोचिंग बहुत कम कोचिंग है जो थोड़ा अब थोड़ा एथिकली थोड़ा रह गई है, वरना सबका एक ही का धंधा। अब तो बहुत सारी कोचिंग आने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी फीस ही कम कर दी है। हाँ, इवन मैं सही बताऊँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कई कोचिंग से जानता हूँ, मतलब वो अपने कंटेंट को ऐसे छुपाते हैं कि मतलब जैसे भाई आपकी, अरे आप नहीं दोगे दूसरे के पास दूसरी कोचिंग दे देगा। अब ऐसे दिल्ली चले जाओ तो टेरा कोस्ट का, मान लो दिल्ली, मुझे दिल्ली मिला था, मुझे टेरा कोस्ट करने पहले नहीं पता था, मैं ऐसे दिल्ली चला गया था, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है आपको मिल जाता है मटीरियल मार्केट में। गया तो देखा तो मैंने पलटने लगा, मैंने कहा ये तो बहुत सही नोट्स है यार, मतलब बना बनाया मिल जाए यार, क्या चाहिए आपको। सही बात है, मतलब जब आपके पास जॉब के साथ टाइम अपना नहीं होता ना, तो मतलब बना बनाया मिल जाए तो तब मैंने कोचिंग्स वाले बहुत सारे नोट्स ही मतलब अपने मॉडल आंसर मार्केट नहीं निकालते, छुपाते हैं, उनको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, किसी को मिल जाएगा। तो कोचिंग वालों की मेंटलिटी बहुत ख़राब है। अब उनका देखो ठीक है, आप प्रॉफिट कमाओ, बिजनेस करो, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच बेहतर होता है कि बच्चों आप के साथ कम से कम न्याय करिए, न्याय करिए। अच्छी चीज़ें जो आप बहुत प्रोग्राम कम अच्छे कोचिंग्स ऐसी रह गई जो इस समय कर रही हैं, सबका फोकस है बस किसी तरीके से पैसा कमाओ, इन बच्चों को मिसगाइड कर करके इनके पैसा वसूलो। और उसके बाद अपना इंटरव्यू प्लान करेंगे, वहाँ से तो तुरंत पोस्ट देखिए, करना स्टार्ट कर देंगे। एक चीज़ और बता दूं बच्चों को, जो अभी इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू लोग डालेंगे कोचिंग वाले, फ़ोटो लगा देंगे बाहर। देखिए मोस्टली जो सेलेक्ट होते हैं, मेरा बैच पिछली बार 40 लोगों का बैच था, उस 40 में हार्डली शायद 13-14 ने कोचिंग की थी। देखिए मोस्टली जो सेलेक्ट होते हैं वो नॉन कोचिंग वाले होते हैं, जान लो। कोचिंग में जो फोटो लगे रहती है वो आप मान के चलो सब मॉक इंटरव्यू के ही रहते हैं। मॉक इंटरव्यू के रहते हैं, उसमें हार्डली 2-3 होते हैं जिन्होंने की होती है। और ऐसा भी नहीं कि उसने कोचिंग की तो वहाँ बहुत खुश था, बस उसने कर ली थी वो फंस गया था, कई बार ये भी होता है। तो सेलेक्ट कोई हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो देख लो कोचिंग में फ़ोटो चले जाओ। किसी सीनियर से बात करो, किसी सिलेक्टेड वाले से पर्सनली मिलो, ऑनलाइन मिल लो, आप जैसे भी आपसे हो सके, आपको पर्सनली सही बता देगा, ठीक है। बाकी देखो होता है कोचिंग वाले बुला लेते हैं, फूलमाला दे लेते हैं, बुलवा लेते हैं, फैक्ट हर जगह चलता है, ये सब कोई जानता है, दुनिया जानती है कि ऐसा ही चलता है सिस्टम, सब बिजनेस कर रहे हैं। तो फंसना नहीं चाहिए। जो नए बिगनर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि फंसो मत, आराम से अपना सेल्फ तैयारी करो, सोचो समझो, किसी सीनियर को पकड़ो, गाइडेंस लेते रहो और तसल्ली से तैयारी करो, घबराने की जरूरत नहीं है। पीसीएस बड़ा एग्जाम है, सब्र मांगेगा, जल्दबाजी मत करो। कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं ना, उन्होंने एक चीज़ दिमाग में बैठा दी बच्चों को कि आओ पढ़ो, हम पढ़ाएंगे, बस तुम्हारा अगले दिन सिलेक्शन फिक्स है इसी बार। और हो कुछ नहीं रहा है। 5 लाख फॉर्म भरते, होना कितने का है? 250 का। पिछली बार तो 250-300 का, 250 सीट थी। नहीं होना है ना आपका, आपको पता है कि भाई इतने पॉइंट कुछ परसेंट का ही होना है। तो वही है, अंधेर नगरी अनबूझ राजा टके सिर भाजी टके सिर भाजी। इस समय जब से ये थोड़ा मतलब ग्लैमराइजेशन हो चुका है ना इस पोस्ट का भी, जैसे कि बहुत लोग सेलेक्ट होने के बाद हम नहीं कहते कि खुशी मनाई इतने लंबे संघर्ष से, लेकिन बच्चे वही रील्स हम लोग भी दिखाते हैं, वही सारी चीज़ें। देखिए ऐसी बात नहीं भाई, ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन जो सोशल मीडिया तो धारी तलवार बोला जाता है ना, आप उस चीज़ को सही तरीके से यूज भी कर सकते हो ना। सही बात है। अब रील्स में अगर वायरल हो रही तो उसमें बस ग्लैमराइज हो रहा है किसी चीज़ को, और कोई एक है जो सही चीज़ बता दे रहा है, तो डिफरेंस है ना भाई। हो सकता है वो सही चीज़ जो देख लेगा उसके लिए वो सही चीज़ हो जाएगी, कोई ग्लैमराइज कर रहा तो मिसगाइड हो जाता है। तो वो तो भाई सोशल मीडिया को तो गलत नहीं ठहरा सकते ना, ये तो आपका है, उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। जैसे भैया कुछ कोचिंग है तो जानते हो वो तो रील के दम पे टिकी है, उनका कंटेंट उठा के देख लो तो आदमी कहेगा क्या फालतू कंटेंट है। ये फैक्ट है। आप तो धोती खोल दे रहे हैं पूरा एकदम। नहीं है, ये रियलिटी है भाई। मैं उन कोचिंग में लाखों रुपए फीस दे करके परिचित लोग पढ़े, बाद में 2 साल बाद माथा पीट रहे, कह रहे यार ये क्या था यार, यहाँ 2 साल हमारा पैसा समय सब वेस्ट हुआ। एकदम गजब का इंटरव्यू है, मतलब समझ लीजिए कि ऐसा इंटरव्यू, एक तो जयंत यादव भैया के डीएसपी हुए थे, वो दिए थे कि जो पढ़ना है पढ़ेंगे, जो पढ़ना नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये था। डीएसपी जी जयंत इंटरव्यू में दिखाऊंगा। वैसे भैया भी एकदम जो भी एकदम नेचुरल वही बता रहे हैं आपके जीवन में। आप एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं, ऐसा कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही छात्र बोल सकता है इतना बेबाक तरीके से, क्योंकि हम लोगों का अलग स्वैग है इस, मतलब नहीं ज़रूरत है। मैं देखिए हमने कभी कोचिंग की नहीं, मुझे ये लगता कोई क्यों फंसे। सही बात है। और उस फंसने में मैं बताऊँ ना, टाइम और आपकी एनर्जी सब वेस्ट हो जाता है। और जब आपका नहीं होता है स्टार्टिंग में, फिर आप हताश भी तो होने लगते हो। बिल्कुल होने लगते हैं। आपको समझ में नहीं आता यार, हमने तो कोचिंग की थी, हमने तो पैसा दिया था, हमारा क्यों नहीं हुआ है।
लेकिन आपको पता ही नहीं ना कि आप तैयारी कर ही नहीं रहे थे कभी पीसीएस की, आपको तो बस आप एक्चुअल में कोचिंग वालों को का भला कर रहे थे बस। ये फैक्ट है। हम लोग भी प्रमोशन करते कोचिंग्स का, लेकिन वो तो अपना काम ही है, मतलब ये देखिए ऐसे मैंने क्या कहा था, कुछ कोचिंग्स हैं जो अभी बैलेंस अप्रोच पे चलती है। भाई बिजनेस वो भी तो यार बिजनेस कर रहा है, तो कोई धर्मना नहीं कर रहा है, 4 पैसे वही कमाना चाह रहा है। लेकिन एक कुछ कोचिंग्स हैं जो बहुत बैलेंस बना के चलते हैं। अब ऐसे अच्छा मान लो जो जैसे मेरा GS3 में नंबर कम चल रहा था, मैं सही फैक्ट बताऊँ, मेरा GS3 में नंबर इंप्रूव नहीं हो रहा था, मैं बहुत परेशान था कि यार मेरा 21 में नहीं आया ना 23 में आया। मैं दिल्ली गया, अच्छा चलो मान लो टेरा क्वेस्ट वाले ने अगर वहाँ नहीं कोचिंग मार्केट में अपने मटेरियल नहीं उतारे होते, मुझे नहीं मिलते, तो मैं तो अभी वहीं का वहीं रह जाता। तो अगर कोई कोचिंग अपनी मटेरियल मार्केट में उतार देती है, वो भले चले उसने अपना प्रमोशन के लिए उतार रही है, लेकिन उसने कुछ अगर अच्छा लिखा है तो उतार दी, तो भाई हमारा फायदा हुआ ना। सही बात है, एकदम सही बात है। कुछ है जो नहीं उतारती। अच्छा, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए आखिरी सवाल ही है, क्योंकि काफ़ी लंबा इंटरव्यू चल गया। यूनिवर्सिटी का तो मैं बताऊँ, BA अच्छे से करो। BA, हाँ, ये भी एक आजकल बहुत अजीब सिस्टम चला है कि BA में शुरू कर दें तो तैयारी, कोई मतलब नहीं है भाई। आराम से BA करो यार, BA तक एज कितनी 18 हो पाती है, 19 साल BA हो जाता है, बढ़िया से BA करो। 21-22, हाँ, ठीक है, MA फर्स्ट ईयर होने के बाद अपना तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि फिर आप लगभग MA कंप्लीट होगा तब तक आप 21 साल के हो जाएंगे, लगभग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पीसीएस में टाइम कोई लफड़ा है नहीं है, तब तैयारी शुरू करो। BA से मत करो, इतनी जल्दी मत भागो, क्योंकि आप जो BA में पढ़ोगे, BA क्या आता है ना भैया, ग्रेजुएशन आपको माइंडसेट खोलता है, आप डिटेल में चीज़ों को समझते हो। तो डिटेल में चीज़ें पढ़ने का टाइम आपको मिलेगा BA में, उसका तक वो कभी नहीं मिलेगा, फिर आप चीज़ें शॉर्ट में पढ़ोगे। तो अपने सब्जेक्ट्स पढ़ें, वहाँ पे कवर करें, अपने सब्जेक्ट्स पढ़ो, आपको कोई जरूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना अगर बच्चा चाहता इतना है टफ है ही नहीं है कि लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि हम 5 साल से पहले पढ़ना शुरू कर देंगे तब हम कवर कर पाएंगे। ये कुछ नहीं, बहुत सरल है यार। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पढ़ नहीं पाओगे, आपको सब चीज़ कवर हो जाएगा, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अरे साइंस कोई बहुत टफ थोड़ी पूछते हैं, नॉर्मल यूज पूछते हैं। आप भाई आपका चलो उन्होंने कहा यार हमारा ज्योग्राफी नहीं है BA में, तो ज्योग्राफी इतनी टफ थोड़ी पूछते हैं यार, नॉर्मल पूछते हैं। आप क्यों नहीं कर पाओगे पढ़ाई? सही बात है। अपना सब्जेक्ट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हाँ, कुछ चीज़ें जो मैंने गलती की थी BA में, गलती का मैंने गलती नहीं, तो मुझे गाइडेंस करने वाला कोई मिला नहीं कभी, वो उस चक्कर में मुझे चीज़ें पता नहीं चली, तो मेरे से गलती हो गई। मेरा किस सिलेक्शन हो जाता, मेरे नंबर अच्छे थे, ख़राब नहीं नंबर थे। कुछ पद से मेरी मेरिट कम से कम 20 नंबर ऊपर थी मेरे नंबर, लेकिन मैं फिर भी खाली हाथ था। पीसीएस में क्या होता है कि बहुत सारी पोस्ट जो है स्पेशल पोस्ट होती हैं, अच्छी होती हैं, वो ख़राब नहीं होती हैं। रजिस्ट्रार की पोस्ट है, और आपकी टैक्स असेसमेंट ऑफिसर्स है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स है, ठीक है, LAC की पोस्ट है, अब ALC की पोस्ट है, असिस्टेंट लेबर कमीशन, बहुत सारी पोस्ट हैं, स्पेशल पोस्ट होती हैं। तो BA के बाद आपका 2 अप्रोच होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ सिविल करना है, ठीक है, आप 2 डिग्री करना शुरू करिए, साथ अब अलाउ है, लीगली है। वहाँ से भी राजेश टंडन से भी आप राजेश टंडन से करिए डिस्टेंस से, और आप LLB करिए रेगुलर, ठीक है, LLB करिए रेगुलर, राजेश टंडन से करिए ग्रेजुएशन, वो MA करिए आप सोशोलॉजी से। आपने दो डिग्री एक साथ कर ली, ठीक है, आप तैयारी भी कर रहे हैं, ये 2 डिग्री निपट खत्म हो गई। आपकी डिग्री रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू आप डिग्री करते रहिए, क्योंकि कल के दिन ऐसा होगा कि देखना कि आप बहुत कम नंबर ला के सिलेक्ट कर पालोगे पीसीएस में, और दूसरा आपसे ज़्यादा नंबर पा के बैठा रहेगा, जैसे मैं बैठा रहेगा। स्पेशल पोस्ट वाले 2021 वाले में 756 शायद 656 या 52 गई थी रजिस्ट्रार की मेरिट, मेरे नंबर थे 763। अरे ठीक है, मैं फिर भी खाली हाथ, क्यों? मुझे किसी ने कभी बताया नहीं कि बेटा LLB कर लो, तुमको पीसीएस में काम आएगी। ये जो है सच में ये बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे पास मैंने 15 ग्रेजुएशन किया, अगर मैं LLB कर लेता, मैं 21 में ही रजिस्ट्रार बन चुका होता। अब मैं तो ज़्यादा नंबर ला के पीसीएस नहीं बन पाया, मुझसे कम नंबर ला के पीसीएस बन गया। सही बात है। तो और उस साल टैक्स असेसमेंट ऑफिसर की पोस्ट जो है मेरिट कम गई भाई। तो ये चीज़ पीसीएस में जैसा कोई नहीं बताता, गाइडेंस नहीं, क्योंकि नहीं मिला हमको गाइडेंस। ये पहली बार जितने इंटरव्यू में ले रहा हूँ उसमें पहली बार आप ही बता रहे हैं ये। नहीं, ये चीज़ जरूरी है। क्योंकि आपका वो एक्सपीरियंस रहा है वो लंबा। ये कहते कि यार अरे नहीं हम तो भैया SDM बनेंगे, तो यार भाई आप SDM बनो, वो सबसे बेस्ट चीज़ है, हर कोई बनना चाहता है। लेकिन देखो पीसीएस की जर्नी है, आप अपना जो है सक्सेस रेट देखो, 0.1% 2% लोग सेलेक्ट होते हैं ना, तो आपके चांस फेल होने के ज़्यादा हैं। तो अगर तो और हमें भी नहीं पता होता कि हमारी कब किस्मत अच्छी रहेगी कब ख़राब रहेगी, कब हमसे गलती हो जाए कहाँ पे, कब हम बाहर हो रहे कब अंदर, आपके हाथ में नहीं है बहुत सारी चीज़ें ना। तो आपको बैकअप प्लान के तौर पे, मैं तो इवन जो है B.Ed वगैरह भी किया, सब कुछ किया, तो आप बैकअप प्लान के तौर पे आप डिग्री करिए राजेश टंडन से और एक साथ में चलाते रहे रेगुलर वाला। आप पहले LLB करिए, फिर MA सोशोलॉजी करिए उसके साथ में,
अगली बार आप BA इन इकोनॉमिक्स डालिए, आप साथ में BEd डालिए, चलते रहने दीजिए। आप तैयारी चल रही है, डिग्री होती रहेगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। स्पेशल पोस्ट में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली आपके PV से सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप भाई एग्जीक्यूटिव पोस्ट पा के तो बढ़िया है, वरना क्या दिक्कत है आप पीछे सेलेक्ट हो जाओ कम नंबर ला के भी, इसमें क्या समस्या है? आप तैयारी तो चलती रहेगी। वरना हमें तरह देख लो, हम 21 में सोचो रह गए, 22 में फिर रह गए, 23 में जा करके हो पाए। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है जो मुझसे गलती है, मुझे लगता होनी नहीं चाहिए। मैं तो मतलब जितने परिचित लोग हैं मैं तो सबको करवाता रहता हूँ डिग्री में करो पीसीएस करना है तो डिग्री करो, ये फैक्ट है। तो ओवरऑल सफलता का लास्ट सवाल है, आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है? लगे रहो, लगे आज नहीं कल कभी तो किस्मत सही होगी। कब तक खराब हो सकती है, कितनी बार खराब होगी? इतनी खराब किस्मत तो नहीं लेके कोई आया होगा ना। अरे 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 24 कभी तो होगा, हुआ ना, हर किसी का होता है। और अगर बस कंसिस्टेंसी चाहिए है। और एक चीज़ और आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ, घर का मोह नहीं छूट रहा बहुत लोग, मैं देख रहा हूँ तैयारी करने वालों का बहुत। ये देखिए बहुत तगड़ा, ये भी काउंटर है। घर बहुत भागते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा मोह कम करना होगा आपको। देखिए तैयारी पीसेस की टफ, मतलब भाई बड़ी जॉब है, बड़ा जो है एग्ज़ाम है, थोड़ा आपको ये देखना होगा कि आपको एक कंसिस्टेंस तैयारी चाहिए, बैठना होगा महीनों। ये नहीं कि आप हर महीने 2 महीने घर जा रहे हैं, छुट्टी पे घर जा रहे हैं, फोन आ गया घर से तुरंत घर, नहीं आपको एटलीस्ट मतलब लगातार साल में 2-3 लोकेशन पे चले जाओ, ठीक है, लंबे टाइम भी मत जाओ, फोकस करो तैयारी पे। और रिदम टूटा दिक्कत होगी, रिदम नहीं टूटना चाहिए, किसी भी कीमत पे रिदम नहीं टूटना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ बहुत सारे लोग। और देखना जो इनका सिलेक्शन होता है अक्सर उनसे पूछना, वो अक्सर लंबे टाइम तक घर नहीं जाते हैं और रिदम नहीं टूटने देते, अपना कुछ भी हो जाए। यंग जनरेशन में थोड़ा है ये दिक्कत, मैं देख रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत गजब इंटरव्यू रहा। मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि एक जयंत यादव भैया का इंटरव्यू मैंने लिया था, सबसे बेस्ट वो, मतलब वो दर्शक पसंद कर रहे थे। अब इसमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, आपके कमेंट एक ना वो सबकी धोती भी खोल देंगे और इस इंटरव्यू का महत्व भी बता देंगे कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, जो पारिवारिक जिनका बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं, जो मतलब उम्मीद लगाए, जिनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं और उनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए सबसे तगड़ा इंटरव्यू ये होने वाला है। बिना पैसे के भी 100% पीसेस बन सकता है। अब इंटरनेट ने इतना आसान कर दिए चीज़ें, आराम से बन सकता है। किसी को पैसे की वजह से तो हताश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी मोहित भैया आपको गाइड लगातार करते रहेंगे, इनकी शॉर्ट नोट्स सब कुछ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। धन्यवाद। जय